तो स्वागत है आप सभी का। अब तक हमने 1857 के विद्रोह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के बारे में चर्चा कर ली। आज अपन बात करेंगे किन के बारे में, धार्मिक कारकों की। इसी के साथ जो बचे हुए कारक है उनको भी आज इसी क्लास में खत्म कर लेंगे। तो देखो, 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी धार्मिक कारक, उसमें पहला क्या, भारतीय धर्मों के प्रति दृष्टिकोण। भारतीय धर्मों के प्रति दृष्टिकोण। दूसरे की बात करें तो हिंदू देवी देवताओं के प्रति दृष्टिकोण। हिंदू देवी देवताओं के प्रति दृष्टिकोण। उसके अलावा तीसरे में अगर अपन बात करें तो देखो, तीसरे के लिए अपन देखें तो वो आ जाता है भारतीय प्रतीकों और संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण। संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण। और चौथे की अपन बात करें तो उसमें आ जाता है ईसाई मिशनरियों के प्रति दृष्टिकोण। देखो, इनमें कोई खास बात नहीं है। भारतीय धर्मों के प्रति दृष्टिकोण अंग्रेजों का कैसा था, इनमें सब में एक ही चीज ध्यान रखनी है अपने को, बस क्या, नेगेटिव दृष्टिकोण था इन सभी के प्रति, भारतीय देवी देवताओं के प्रति भी और भारतीय धर्मों के प्रति भी। क्योंकि अंग्रेज मानते हैं क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को, और उनकी नजर में था कि भाई ईसाई धर्म है वो हिंदू धर्म से क्या है, श्रेष्ठ। अगले में अगर अपन बात करें तो भारतीय प्रतीकों और संस्थाओं के प्रति भी उनका दृष्टिकोण कैसा था, नेगेटिव। इनमें कोई डिटेल नहीं है, बस डिटेल की बात है तो वो है ईसाई मिशनरियों की भूमिका। देखो, अंग्रेजों के समय सबसे ज्यादा क्या आ रहे हैं, ईसाई। और ये ईसाई क्यों आ रहे हैं, इनका ये उद्देश्य तो बताते हैं क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ये बताते हैं कि भारतीयों की जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो इतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह, उनके लिए आ रहे हैं। और तीसरा काम है इनका रोजगार के लिए। लेकिन इनके नाम पर इन लोगों ने क्या किया कि भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण करवाए। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी धर्मांतरण करवाया जाता है, जब उसके बारे में बड़े लेवल पे धर्मांतरण करवाया जाता है तो उसका क्या होता है, विद्रोह। और धर्मांतरण किन क्षेत्रों में करवाया, जनजातीय क्षेत्रों में, कि भाई ये आबादी होती है जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, और इनका क्या करवा दिया जाए, दृष्टिकोण, इनका जो धर्मांतरण करवा दिया जाए, इन लोगों को प्रलोभन देकर क्या किया जाए, धर्मांतरण करवाया जाए। तो ये थे 1857 की क्रांति के क्या, धार्मिक कारक। अब बात करते हैं अपन किन के बारे में, प्रशासनिक कारकों के बारे में। तो देखो, 1857 के विद्रोह के लिए प्रशासनिक कारक कौन कौन से। तो प्रशासनिक कारकों में देखें तो पहला है प्रशासन का स्वरूप। पहले में अपन बात करें तो वो है प्रशासन का स्वरूप। दूसरा है उच्च पदों से भारतीयों को वंचित। तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं। और चौथे की अगर अपन बात करें तो चौथा आ जाता है प्रशासन का उद्देश्य। देखो, सबसे पहले देखते हैं अपन किसके बारे में, प्रशासन का स्वरूप। देखो, भारत में उस समय प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था का हेड कौन होता था, राजा।
और अधिकतर न्यायिक जो मामले होते थे ये सब कौन देखता था? राजा। जो भी फैसला करना होता था वो किसके द्वारा किया जाता था? राजा। लेकिन अंग्रेजों के टाइम ऐसा नहीं था। वो जो आज की जैसे हम प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, कोई भी मामला है सबसे पहले गया एसडीएम, एसडीएम से गया डीएम के पास, डीएम से गया वो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कहा गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब अंग्रेजों का तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा उनकी जो मेन मुख्य शाखा थी कोर्ट की वो कहाँ थी? इंग्लैंड में। तो भारतीय इस चीज से क्या थे? परेशान किया, न्याय के लिए ही इतना घूमना पड़ता है। बाकी उस समय क्या होता था भारत में कि राजा था वो सीधा ही राजा के पास चले जाते थे और क्या कर दिया जाता था? न्याय कर दिया जाता था। तो ये जो ब्रिटेन वाली व्यवस्था थी ये भारतीयों को अच्छी नहीं लगी। इस वजह से उन्होंने क्या किया? इसको नकार दिया। प्रशासन का स्वरूप था, इस स्वरूप को उन्होंने मानने से क्या कर दिया? इनकार। और वो तो अपने पुराने ही जो पुराने समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी को महत्व दिया। दूसरा है उच्च पदों से भारतीयों को वंचित। देखो जो भी नागरिक सेवा में पद थे उन सब पर सुप्रीम पद पर किनको बैठाया? अंग्रेजों को। जैसे कि नागरिक सेवा की अपन बात करें, नागरिक सेवा यानी कि वर्तमान समय के आईएएस आरएएस वगैरह ये सिविल सेवा के अंतर्गत ही आती है। तो नागरिक सेवा में भारतीयों जो जिस पद तक पहुंच सकते थे वो कौन सा था? उस पद की अगर अपन बात करें तो वो दूसरा है तो नागरिक सेवा और दूसरा आ जाता है सैन्य सेवा। सैन्य सेवा। तो नागरिक सेवा में वो सदर अमीन, भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पद होता था वो कौन सा होता था? सदर अमीन का। जबकि सैन्य सेवा में वो अधिकतर पहुंच सकते थे सूबेदार के पद तक। इससे ऊपर भारतीयों को क्या नहीं होता था? प्रमोशन नहीं होता था। इस वजह से भी भारतीय क्या थे कि नाराज किया। जो अच्छे अच्छे और मुनाफा वाले पद है या फिर जो बड़े पद है वो तो कौन ले लेते हैं? अंग्रेज। और जो नीचे के पद होते हैं वो किन के दे दिए जाते हैं? भारतीयों को। जैसे नागरिक सेवा का सर्वोच्च पद भारतीयों के लिए कौन सा था? सदर अमीन। सैन्य सेवा के लिए कौन सा था? सूबेदार। तीसरा देखो समान कार्य के लिए समान वेतन। कोई खास बताने की बात नहीं कि वही नौकरी तो कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। और वही नौकरी कौन कर रहे हैं? भारतीय। लेकिन अंग्रेजों को तो क्या, अंग्रेजों को जो तनख्वाह या पेमेंट दिया जाता था वो भारतीयों की तुलना में क्या दिया जाता था? उच्च। जबकि भारतीयों को क्या दिया जाता था? निम्न। तो स्वाभाविक सी बात है अगर ऐसा होगा तो ये भी क्या होगा? असंतोषप्रद होगा। इसी वजह से भी ये भी एक क्रांति को उत्पन्न करने में एक कारण होगा। लास्ट है प्रशासन का उद्देश्य। देखो प्रशासन का सबसे मेन जो उद्देश्य होता है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये अपने भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि कोई भी सरकार या राज्य है जो लोक कल्याण के लिए क्या करेगा? कार्य। अगर इसके लिए बात करें अपन सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, तो ये भी इसका भी आर्टिकल 39 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसके बारे में बताया गया है। तो प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लेकिन अंग्रेजों का तो कोई लोक कल्याणकारी करने का मतलब ही नहीं था। उन्होंने तो क्या किया? शोषण। किस चीज का? भारतीय संसाधनों का और मानवीय संसाधनों का, और मानवीय संसाधनों का दोहन किया। उनका कोई उद्देश्य नहीं था किसका? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का। इसी वजह से ये 1857 की क्रांति के कौन से कारक हो जाते हैं? प्रशासनिक कारक। कौन से कारक हो जाते हैं? प्रशासनिक। अब थोड़ा सा बात कर लें अपन, दो और है उसमें कौन कौन से? एक तो है सैन्य कारक। सैन्य कारक। देखो सैन्य कारक भी है तो 5-6 लेकिन मोस्टली काम के दो ही है। एक तो कौन सा? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारतीय डाकघर अधिनियम ये कब? 1854 में। और दूसरा है सामान्य सेवा अधिनियम। ये कब? 1856 में। छोटी छोटी बातें दोनों में। भारतीय डाकघर अधिनियम देखो इसके अंतर्गत क्या था कि पहले भारतीय जो सैनिक थे वो डाक भेजते थे, उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।
इसको भी देखो ऐसे याद रखते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय डाकघर अधिनियम किसके समय में, इस डैश से ध्यान रखना, डैश से डलहौजी, किसके समय आया ये, लॉर्ड डलहौजी के समय। कौन सा, डैश से डै यानी कि डाकघर अधिनियम। तो भारतीय जो सैनिकों को निःशुल्क दी जाने वाली कौन सी डाक सेवाएं थी, उन पर क्या कर दिया गया, शुल्क लगा दिया गया, मतलब उनसे पैसे लिए जाने लगे। इस वजह से सैनिकों में क्या उत्पन्न हुआ, असंतोष। यह 1857 के विद्रोह के कौन से कारण है, सैन्य कारक। और दूसरा है सामान्य सेवा अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या किया कि बंबई प्रेसिडेंसी, उसके जो सैनिक थे उन सैनिकों को भारत के अंदर भी और भारत से बाहर भी सेवाएं देने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। तो 1857 के विद्रोह के सैन्य कारक दो है, भारतीय डाकघर अधिनियम 1854 किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके अंतर्गत क्या था कि जो मुफ्त या निःशुल्क डाक सेवाएं थी उन पे क्या लगा दिया गया, पैसा लगा दिया गया। दूसरी है सामान्य सेवा अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या किया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी के सैनिक थे उनको बंगाल, भारत के अंदर और भारत के बाहर सेवा देने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्य। अब लास्ट एक कारण बचता है, इसी के साथ 1857 की क्रांति के जो कारक थे उत्तरदायी वो खत्म हो जाते हैं। वो लास्ट कौन सा है, तात्कालिक कारक, जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पता होता है। तात्कालिक, और तात्कालिक एक ही है, कौन सा, वो कारतूसों वाला होता है, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। देखो इंग्लैंड जो सरकार थी जब पहले वो कारतूस यूज करती थी, उनका नाम था ब्राउन बेस, उनका नाम था क्या, ब्राउन बेस। उसके बाद इनने चेंज करके इनकी जगह वो एनफील्ड कारतूसों का यूज करने लगे, जिस पर क्या थी कि पतली परत होती थी चर्बी की, पतली परत चर्बी की, जिसमें क्या होता था, सुअर और गाय के मांस की चीजों क्या लगी होती थी, चर्बी लगी हुई थी। अब उस क्या था कि इन एनफील्डों को या इन कारतूसों को यूज करते समय उनको मुंह से खोलना होता था। तो सुअर तो किन में फेमस है, मतलब जो किन के लिए आराध्य है या फिर जिसकी ध्यान रखा जाता है मुसलमानों में, और गाय किन के लिए पूजनीय होती है, भारतीयों में। तो उन सैनिकों ने क्या किया, इसके लिए विद्रोह किया। और सबसे पहले इसका विद्रोह किया था किसने, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने कब किया था, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को। यही वो डेट है जहां से क्या भारत में 1857 की क्रांति क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी इनकी हिस्ट्री। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ फुल कंप्लीट। तो अपन ने 1857 की क्रांति के उत्तरदायी कारक थी उनके बारे में चर्चा की। सबसे पहले अपन ने बात की किन के बारे में, सामाजिक कारक, सामाजिक के बाद आर्थिक कारक, आर्थिक के बाद सामाजिक, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक कारक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, उसके बाद कौन से, धार्मिक कारक, धार्मिक के बाद प्रशासनिक कारक, उसके बाद सैन्य कारक, और लास्ट में बात कर ली कौन से, तात्कालिक कारक, तात्कालिक कारक। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको 1857 की क्रांति के विद्रोह के लिए जो उत्तरदायी कारक थे वो आपको समझ आप में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति का विस्तार कहां से कहां तक था, इन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगली 5 से 7 क्लासों के अंदर अपन 1857 की क्रांति को पूरी तरह खत्म कर देंगे। और यकीन मानिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी इस चीज से पुटअप होता है तो वो बाहर नहीं जाएगा, और अगर बाहर जाता है तो ये मानना कि अच्छे क्वेश्चन पसीने छोड़ जाए। ठीक है, धन्यवाद।